जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमिंग बैक, आज के दिन की बात स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट जो हमने कल डिस्कस किया एब्जॉर्प्शन और वेरिएबल कॉस्टिंग के हवाले से, उसमें नंबर वन, अगर कॉन्सेप्चुअली किसी को कोई इशू है तो वो अपना सवाल पूछ सकते हैं बाय रेजिंग हैंड। और सेकेंडली, अगर थ्योरी पढ़ी है या उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी थे अगर वो किए हैं, मैंने कल एक एग्जांपल आपके सामने की थी। आपकी आसानी के लिए मज़ीद एक आध क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व भी कर दूंगा फ्रॉम बुक। लेकिन अगर आपने कुछ पढ़ा है, कुछ प्रैक्टिस की है एंड यू हैव सम इश्यूज, आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बाय रेजिंग योर हैंड। सईद फैसलाबाद से उन्होंने सिर्फ अस्सलाम वालेकुम कहा है, तो वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी आसिफ, आपने हैंड रेज किया भाई, यू मे रेज योर क्वेश्चन, आप सवाल पूछ सकते हैं। आसिफ अली। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्वेश्चन था कि वेरिएबल कॉस्टिंग को मार्जिनल कॉस्टिंग ही कहते हैं। ही मार्जिनल भी कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को ही कहते हैं टेक्निकली, इसीलिए इसे मार्जिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं, इसे वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं, इसे डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहा जाता है। ठीक है। और जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कहते हैं, फुल कॉस्टिंग भी कहते हैं। फुल कॉस्ट से मुराद आप समझ लें कि उसमें सारी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड भी और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, इसीलिए उसे फुल कॉस्टिंग भी कहते हैं और इसे वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं। जी डायरेक्ट कॉस्टिंग कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग या वेरिएबल कॉस्टिंग को, तो इसी तरह जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसे इनडायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहा डायरेक्ट जाता कॉस्टिंग कहते हैं। है। मुख्तलिफ। अच्छा सर, हाँ एक क्वेश्चन और था मेरा, कल टाइम नहीं मिला था। जी किसी प्लीज़। स्टूडेंट ने ना क्वेश्चन किया था कि उन्होंने कोई एग्जाम दिया था, तो उसमें उसने पूछा था कि वेरिएबल कॉस्टिंग में कितनी तरह की कॉस्ट होती है। तो अच्छा जी। जो हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एफओएच है, इन तीनों को हम टाइप कहेंगे फिर? जी प्राइमरली अगर मेरे से पूछे तो वो सवाल इस तरह से पूछना ही गलत है, मतलब ये कोई अच्छा। सवाल नहीं है कि जी जी। कितनी तरह की कॉस्ट होती है। कॉस्ट प्राइमरली नेचर वाइज तो दो तरह की है, मैन्युफैक्चरिंग है या नॉन मैन्युफैक्चरिंग है। ये और बिल्कुल अगर यही है। आप बिहेवियर वाइज बात करेंगे तो या वो वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिकल सा है कि कितनी तरह की कॉस्ट होती है। वो जी जो मैंने स्लाइड कल आपसे शेयर की है, जितनी डिस्कशन मैंने की, मैंने उसकी लाइट में इसका आंसर दे दिया। जैसे मैं भी बार बार बोल रहा था कि जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसकी पर यूनिट कॉस्ट, पर प्रोडक्ट कॉस्ट, अगर तो आपसे पूछा गया हो कि पर प्रोडक्ट कॉस्ट में या प्रोडक्ट कॉस्ट में कितनी किस्म की कॉस्ट शामिल होती है, तो उसका जवाब तो तीन चार हो सकता है। लेकिन अगर जनरली ये सवाल था कि वेरिएबल कॉस्टिंग में कितनी तरह की कॉस्ट होती है, इस सवाल का जवाब बस जो अवेलेबल चॉइसेस हैं उनके अंदर से फिर बेस्ट यही था, थ्री या फोर। लेकिन वैसे ये कोई सवाल अच्छा सवाल नहीं है। राइट सर, थैंक यू। जी आसिफ साहब, कोई और सवाल आपके जहन में तो नहीं है? जी सर, बस मैं, मेरा कल इसमें पहला दिन था, तो अच्छा मैं जी। सुन रहा था, जस्ट मैं वे देख रहा था कि वे ऑफ लेक्चरिंग क्या है, तो फिर इस वजह से मैंने कल पूछा नहीं था। मैंने कहा चले मैं कल अटेंड करूंगा, तो फिर थैंक यू जी सर। नो प्रॉब्लम। तो जो कल ओके। डिस्कशन हुई उसकी तो आपको समझ आ रही है या नहीं जी आ रही? बिल्कुल। जी जी चलें बिल्कुल, मैं दैट्स ग्रेट बिल्कुल जी। समझ गया था। फरीहा ने क्वेश्चन टाइप करके पूछा है ऐसा, है कांट सी योर स्क्रीन, तो मैंने अभी स्क्रीन शेयर नहीं की, नथिंग हैज़ बिन शेयर्ड। मैं पहले आपसे सवाल ले रहा हूँ, इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आसिफ अली साहब, आप अपना हैंड रेज हुआ है और माइक नहीं सर, ओपन है, मैं, दोनों जी जी, दोनों ही मैंने बंद मैंने कर। नोट कर लिया, ये वो पहले से ही था। माइक भी काइंडली बंद कर लीजिएगा ताकि अगर कोई और बात करना चाहे तो वो कर ले। जी जी एनी अदर क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं लग रहा। माशाल्लाह सबको समझ आ गई है या सबको ही समझ नहीं आई, दोनों में से एक बात है। एनीवेज, जी हाँ, जिसका माइक ओपन है अगर वो मुझे बता सके कि स्क्रीन अब शेयर हो रही है या नहीं हो रही। जी रुतबा, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। रिकन्सिलिएशन कैसे करेंगे उसका जवाब मैं दे रहा हूँ अभी, क्योंकि आज उसी चीज़ को हमने डिस्कस करना है।
जी साद, आपको आपने रिस्पॉन्ड किया, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, फाइन। ये कल एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं भी आपके सामने, आप किताब अगर पहले वो बुक शेयर कर देता हूँ, वहाँ से क्वेश्चन करते हैं, पिक करते हैं जिसमें जो रिकन्सिलिएशन वाली बात है वो भी आ जाए और रेस्ट जो हम आज डिस्कस करना चाहते हैं उसकी भी बेस बना के फिर हम इंशाल्लाह उसको कवर करते हैं इस चीज़ के अंदर। जी, मैंने ये बुक से आपके सामने शेयर किया जी, जो किताब आपको रेफ़र की गई थी, ये चैप्टर 6 था, इसमें से वेरिएबल कॉस्टिंग टूल्स सेगमेंट रिपोर्टिंग लिखा है भाई, क्या है अभी इस पे बात कर लेंगे। बहरहाल ये मैनेजमेंट के लिए एक टूल है डिसीजन मेकिंग का टेक्निकली। जी, ओवरव्यू था, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या है, और अगर इफ़ यू कैन रिकॉल ये कल चीज़ें सारी हमने अंडरस्टैंड की हैं। कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, कुछ तो इससे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, तो किस तरह से चीज़ें वेरिएबल कॉस्टिंग में कौन सी चीज़ें पीरियड कॉस्ट में जा रही हैं और कौन सी प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर जा रही हैं, ये बातें हमने कल डिस्कस की थी। मैं सिर्फ ओवरव्यू करवा रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन आपके सामने पिक कर लूँगा। ये वाली चीज़, ये टेबल जो है ये मैंने कल आपके सामने शेयर किया था, और आई वाज ये बात जो मैंने कल कंक्लूड की थी कि अगर प्रोडक्शन बराबर है सेल्स के तो देयर विल बी नो चेंज इन प्रॉफिट्स, दोनों सिस्टम्स के तहत प्रॉफिट सेम होगा। बट अगर यूनिट्स प्रोड्यूस ज़्यादा हैं यूनिट सोल्ड से, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी सेल कम होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री में यूनिट्स मौजूद हैं। ये टाइटल जो लिखा हुआ है इन्वेंट्री इंक्रीज, इसका मतलब ये है कि पहले 0 यूनिट्स इन्वेंट्री में थी, यानी ओपनिंग नहीं थी और क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, तो इसका मतलब इन्वेंट्री इंक्रीज करके ये। तो इसकी लाइट में वी कैन से कि अगर इन्वेंट्री इंक्रीज कर गई है यानी इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है, तो दोनों सिस्टम्स का प्रॉफिट सेम नहीं होगा, बल्कि दोनों सिस्टम के प्रॉफिट में फ़र्क होगा। और कल हमने फर्दर ये भी एलाबोरेट किया कि जो प्रॉफिट है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्टिंग। और सेकेंडली हमने बात की अगर प्रोडक्शन, थर्डली प्रोडक्शन कम है और सेल ज़्यादा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री में कुछ यूनिट्स मौजूद हैं। तो इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है तो प्रॉफिट सेम नहीं होगा, बट ओपनिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट से इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो इसीलिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम या प्रॉफिट जो है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू जो वेरिएबल कॉस्टिंग है। ये कल सारी बात हुई, और इसी की लाइट में आपको कुछ पढ़ने को और प्रैक्टिस भी करने को कहा मैंने। आई डोंट नो कि आपने किया या नहीं किया, बट एनीवेज यहाँ से एक आध क्वेश्चन पिक कर लेते हैं और उसको एलेबोरेट कर देता हूँ। सेकेंडली उसके साथ जो बात है रिकन्सिलिएशन वाली, उस चीज़ को भी हम यहाँ पे आगे लेके चल जाते हैं। चलिए जी, मैं ये क्वेश्चन यहाँ से पिक करता हूँ और मैं एक्सेल फाइल के अंदर ले जाता हूँ ताकि आपको ज़रा नज़र वहीं पे आ जाए और साथ में कैलकुलेट भी आपको कर दूँगा।
जी किसी ने रेज़ किया है हैंड, तो आप पूछ सकते हैं। जी जेंटलमैन हाफिज़ ताहिर बिलाल, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी हाफिज़ ताहिर बिलाल साहब, आपने हैंड रेज़ किया है। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू मे रेज़। जी हाफिज़ ताहिर बिलाल साहब, कुछ सवाल है आपका? सॉरी सर, बाय मिस्टेक हैंड रेज हो गया था। उसको लोअर भी कर लें फिर आप खुद ही। ओके सर। जी शाही साहब, आप सवाल पूछ लें। शाहिद, आपने हैंड रेज़ किया, पूछ लें। ओके जी, फाइन। ये सवाल आपके सामने मौजूद है। मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूँ, आप गो थ्रू कर लें, फिर मैं समझाना शुरू करता हूँ। जी, तो ये क्वेश्चन है जी, कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, द फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड ड्यूरिंग द कंपनीज फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस। अब अगर आप समझ पाएँ, इफ इट इज़ फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस, तो फॉर श्योर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। बट एनीवेज मज़ीद आगे देख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताइए, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंड वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। फाइन जी। ज़रा मैं यहाँ पे ले आता हूँ आपके सामने, जो हमने कल पीरियड और प्रोडक्ट कॉस्ट के हवाले से यहाँ पे लिखा था, उसके साथ रिलेट कर लेते हैं। अभी ये टोटल वगैरह को मैं साइड पे कर देता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू साथ ही आपके लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट हमें बताएगी S6, जी 6 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल की। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट 9 है, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल 3 है, और वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4 हैं। इसके अलावा आपको जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बताई हुई है। फिक्स्ड कॉस्ट पर ईयर, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बताया 3 लाख का, एंड फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपको बताया हुआ 190,000 का। तो अगर इससे आगे चलें तो आपको अभी हम पर यूनिट निकालना चाहते हैं, हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स चाहिए होंगे, आगे देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी प्रोड्यूस 25,000 यूनिट, 25,000 यूनिट्स कंपनी ने बनाए हैं, और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 3 लाख का टोटल। तो अगर आप पर यूनिट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। 3 लाख डिवाइडेड बाय 25,000 डिवाइड करेंगे, ये 12 बनेगा। 12 आपका फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है पर यूनिट। और इसी तरह से अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखना चाहें तो आप सेलिंग प्राइस, सॉरी, जो यूनिट्स आपने बेचे हैं बनाए, सॉरी, फिक्स सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 190,000 है, और जो सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं इनका आमतौर पर ताल्लुक तो खैर आपके नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड के साथ होता है।
उसको भी हम देख लेते हैं। बहरहाल द सेलिंग प्राइस ऑफ द कंपनी इज़ 50 पर यूनिट, 50 पर यूनिट सेलिंग प्राइस है। बग़ैर कुछ बनाए अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो हम कंक्लूड यहाँ से कर सकते हैं कि इन्वेंट्री मौजूद है तो दोनों सिस्टम्स के प्रॉफिट में फ़र्क होगा, नंबर 1। नंबर 2, कितना फ़र्क होगा? जितना इन्वेंट्री की वैल्यू में फ़र्क होगा। नंबर 3, इन्वेंट्री की वैल्यू में फ़र्क लाने वाली चीज़ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है। तो अगर हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन्वेंट्री में पता हो, जो कि हमारी इस वाली क्वेश्चन के अंदर 5000 हैं, और 12 इस फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट, तो 5000 इंटू 12 अगर कर लें आप तो आपको पता लग जाएगा कि इन्वेंट्री की वैल्यू में कितना फ़र्क होगा। 60,000 का डिफरेंस होगा इन्वेंट्री की वैल्यू में, तो 60,000 ही प्रॉफिट में भी डिफरेंस होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि बताएं किस सिस्टम का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का या वेरिएबल कॉस्टिंग का। और कल आपको बात बताई गई कि क्लोजिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा होगी, रीज़न कि उसमें ये 4 चीज़ें पर यूनिट कॉस्ट में शामिल हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर ये 3 चीज़ें पर यूनिट कॉस्ट में शामिल हैं। तो कंक्लूजन ये है कि एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। हम प्रूव करना चाहें तो उसको प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी यही है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं। ओके, हम इसको प्रिपेयर करते हैं और इसी के साथ फिर हम रिकन्सिलिएशन को भी लिंक करते हैं। जी, हमने 25,000 यूनिट बनाए और बेचे कितने? 20,000 यूनिट्स एंड सेलिंग प्राइस इज 50। तो मल्टीप्लाई कर लें 20,000 इंटू 50, तो ये 10 लाख बनेगा। 10 lakh is your sale price. ओके, इसमें से माइनस करना है आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और उसमें सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल यूज़। आपको बताया गया है $6 का पर यूनिट मटेरियल है। कितने यूनिट्स आप बना रहे हैं? 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे, देन आप 25,000 यूनिट्स बना रहे हैं। पर यूनिट लेबर कॉस्ट जो है वो 9 है। देन जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इन टोटल लिखना है आपने, वेरिएबल भी और फिक्स भी। तो पहले वेरिएबल अगर कैलकुलेट करें तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 25,000 तो 75,000 ये बनेगा, और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 3 लाख इसमें ऐड कर लें तो 3,75,000 होगा। तो इन तीनों का टोटल 7,50,000 है। वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री नहीं बताई, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग। फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है ये हमने पता करनी है। हम दोनों तरीक़ों से पता कर सकते हैं। एक तो जो मैंने अभी इस टेबल के अंदर वैल्यूज़ लिखी हैं कि ये 6 + 9 + 3 + 12 इनको ऐड करें तो 30 वैल्यू बनती है पर यूनिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एक तरीकाकार ये भी है, और दूसरा तरीकाकार कि जितनी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हैं यूनिट्स उनको लिया जाए और जितनी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है उससे डिवाइड कर दिया जाए। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 7,50,000 डिवाइडेड बाय 25,000। तो आप कैलकुलेट कर लें अपने पास कैलकुलेटर से। तो 750,000 डिवाइडेड बाय 25,000 ये 30 बनेगा, और ये वही 30 है जो हमने वैसे भी निकाला, यानी 6 + 9 + 3, और इसके अलावा फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट हमने निकाला 12 रुपये, $12, इसको ऐड किया तो ये 30 बनता है। सो इन्वेंट्री में यूनिट्स 5,000 हैं। तो अगर इन्वेंट्री में यूनिट्स 5,000 हैं, 5,000 ज़रब 30 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,000 आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू बनेगी। आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। सॉरी, ये ओपनिंग में मैंने लिख दिया है, इनफैक्ट ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। जी, हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में जो यूनिट्स हैं वो 5,000 है, और 5,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा 30 से, तो 150,000 माइनस करेंगे। सेल आपकी 1 मिलियन की है, 6 लाख इज़ योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 4 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
में सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, वेरिएबल वाले भी और फिक्स भी। तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस 4 एंड फिक्स सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 190,000 है। जो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट है, इनका नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से नहीं, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से कंसर्न है। तो 4 इंटू 20,000 करेंगे आप, तो ये 80,000 एंड 190,000 इज योर फिक्स्ड सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो जो टोटल है वो 2,70,000 बनते हैं आपके। इनका माइनस करने से जो रिजल्ट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,30,000 का है। सो अगर यहाँ पे रुक के कहा जाए कि बताएं वेरिएबल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितना होगा, मैं वन बाय वन फिर ज़रा स्टेप रिकॉल करवा दूँ। इन्वेंट्री है तो प्रॉफिट में फ़र्क है, जितना फ़र्क इन्वेंट्री में होगा उतना ही फ़र्क प्रॉफिट में होगा। तो इन्वेंट्री की वैल्यू में फ़र्क कितना है वो हम कैलकुलेट शॉर्टकट के ज़रिए कर चुके हैं। $12 पर यूनिट फ़र्क आएगा। 5,000 यूनिट्स है तो 60,000 से इन्वेंट्री की वैल्यू में फ़र्क आएगा और इतना ही फ़र्क प्रॉफिट में भी आएगा। और चूँकि ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज़्यादा निकल रही है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से प्रॉफिट डायरेक्टली इफेक्ट होता है, तो प्रॉफिट ज़्यादा हो गया एब्जॉर्प्शन का। तो अगर हमसे पूछा जाए कि वेरिएबल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितना होगा, हम डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हैं 130 अगर ये है तो ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेरिएबल कॉस्टिंग। वो कितना ज़्यादा, जितना इन्वेंट्री की वैल्यू में फ़र्क है, और इन्वेंट्री की वैल्यू में फ़र्क 60,000 का है। तो इसका मतलब 130 में से 60 माइनस कर दें तो यू कैन कम अप विद मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट, जो कि इनफैक्ट 130 में से 60 माइनस करें तो प्रॉबेबली 70,000 बनेगा। ओके, मैं अब ये वेरिएबल कॉस्टिंग वाला आपके सामने करता हूँ जी। तरीकाकार सेल्स तो आपकी वही 1 मिलियन की है। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख। जी, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, अगेन आप यहाँ से वैल्यू स्पेक कर सकते हैं, यहाँ से भी, अदरवाइज़ यहाँ पे दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। 25,000 यूनिट्स 25,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर लें, देन 25,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 9 is your variable cost, then 25,000 units multiplied by 3, ये वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड सिर्फ लिए है। इन तीनों का टोटल 4,50,000। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री नहीं है, तो फिर यही आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, और फिर इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो कि नहीं है, 0। और क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में हमें यूनिट्स बताए गए हैं कि वो 5,000 हैं। हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और वैल्यू निकालने का तरीकाकार अगेन वही है जो अभी हमने एब्जॉर्प्शन में देखा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो कि हमारे इस वाले क्वेश्चन के अंदर जी यूनिट्स तो हमारे मैन्युफैक्चर में हैं, दैट इज़ 25,000 जी। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वो इनफैक्ट आपकी 4,50,000 है, डिवाइडेड बाय 25,000, 25,000 आप डिवाइड कर लें कैलकुलेटर पे, यू कैन कम अप विद द आंसर 450,000 डिवाइडेड बाय 25,000, तो वो 18 बनेगा। ये 18 हम पहले भी बता चुके हैं कि 18 कैसे बनेगा। ये ऐसे भी किया जा सकता है और ऐसे इस तरीके से भी किया जा सकता है कि वेरिएबल कॉस्टिंग के मुताबिक प्रोडक्ट कॉस्ट में सिर्फ ये 3 चीज़ें शामिल हैं, और 6, 9 और 3 इन तीनों का टोटल 18 ही बनता है। एनीवेज, अगर 18 पर यूनिट कॉस्ट है तो यहाँ पे इन्वेंट्री की वैल्यू हम लिखते हैं। इन्वेंट्री निकलेगी 5,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 18, तो ये 90,000 बनी। अब आप गौर कर लें, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री वहाँ पे 150, यहाँ पे 90, दोनों के दरमियान फ़र्क 60 का है, और प्रॉफिट में भी फ़र्क 60,000 का ही निकलेगा। वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे अगर मेंशन करना चाहते हैं तो अभी हमने देखा वेरिएबल सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 4 हैं, और इसको हमने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 80,000 बनेंगे। ठीक है जी, ये सेल्स में से माइनस करने से ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकला, और फिक्स एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो फिक्स एक्सपेंसेस हैं 3 लाख और 1,90,000, यानी 4,90,000। अगर आप ये माइनस कर लेते हैं तो दोनों सिस्टम के प्रॉफिट सेम नहीं है, और प्रॉफिट में फ़र्क कितना है 60,000 का,
जितना फ़र्क इन्वेंट्री के अंदर है उतना फ़र्क ही प्रॉफिट के अंदर है, और ये फ़र्क लाने वाली चीज़ 12 रुपये या $12 पर यूनिट है। इसको डायरेक्टली अगर हम फिक्स नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन इन्वेंट्री से मल्टीप्लाई कर लें तो भी हम इस रिज़ल्ट पे पहुंच सकते हैं। तो अब मैं ज़रा आपके सामने रिक्वायरमेंट रख देता हूँ। जी रिक्वायरमेंट थी, अज्यूम दैट कंपनीज यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कंप्यूट द यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट, वो आपने निकाली, एक में 30 निकली है और एब्जॉर्प्शन में प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट वो आपने बना ली। अज्यूम द कंपनीज यूजिंग वेरिएबल कॉस्टिंग कंप्यूट यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट, ओके 18 निकली है, एंड प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर, तो ये आपने इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर ली। सो क्वेश्चन जो रेज किया गया था, मैं अब यहीं से इस क्वेश्चन के अंदर 2-3 चीज़ें चेंज करूँगा, फिर आगे लेकर चलूँगा। जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे पास फर्स्ट कर लें ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अवेलेबल है और ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आई हैव बीन डायरेक्टेड कि आपने वेरिएबल कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना, एंड विदाउट प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छा सो अगर दोनों तरीकों को देखा जाए तो जो बात हम कह रहे हैं वो ये है कि अगर ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बता दिया जाए या सिर्फ प्रॉफिट बता दिया जाए कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक प्रॉफिट 1,30,000, हाँ जी जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई हैव एन अर्जेंट कॉल, तो मैं ज़रा अटेंड कर लूँ।
ये सॉरी ये स्क्रीन आपकी पॉज हो गई थी और कुछ आवाज़ शायद इशू आ रहा है। अभी किसी ने अगर हैंड रेज किया हुआ तो मैं उसको पहले देख लूँ। ओके, सच हैंड रेज नहीं है जी, फाइन। ओके, जी एलिज़े आप सवाल पूछ लें। मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ अगर मैं उसको कंक्लूड कर लेता हूँ, फिर आप सवाल पूछ लें। एलिज़े आप सवाल पूछ सकती हैं। जी एलिज़े आपने ऐसे ही हैंड रेज किया है, सवाल पूछना है आप पूछ लें। ओके, एनीवेज बस फिर ऐसे ही करते हैं आप लोग। एनीवेज कमिंग बैक, तो मैं ये बता रहा था जी कि अगर हमारे पास ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस या इसका रिजल्ट अवेलेबल है एंड वी आर गिवन विद दिस इंफॉर्मेशन ओनली एंड वी हैव बीन आस्क्ड नॉट टू प्रिपेयर प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकॉर्डिंग टू वेरिएबल कॉस्टिंग एंड जस्ट टेल अस दैट हाउ मच वुड बी वेरिएबल कॉस्टिंग प्रॉफिट, तो हम वो रिकंसाइल करके उस तक पहुंच सकते हैं। वो रिकंसाइल कैसे कर सकते हैं वो मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ। आई थिंक आपको कुछ समझ आएगा जी इस हवाले से। जी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जी, लाइक आई हैव बीन गिवन विद प्रॉफिट प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज गिवन टू मी। ठीक है, यानी जो मैंने खुद कैलकुलेट कर लिया है वो मुझे पता है, मैंने कैलकुलेट कर लिया है इस क्वेश्चन के अंदर, वो 1,30,000 निकला है। सो 1,30,000 वो मेरा प्रॉफिट है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड आई वांट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। कितना प्रॉफिट होगा, मुझे ये सिर्फ डेटा दिया गया है, एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट बता दिया गया है, तो मैं यहाँ से उस प्रॉफिट तक पहुँच सकता हूँ कि इन्वेंट्री मौजूद है या नहीं है। यस देयर इज़ इन्वेंट्री, तो जितना फ़र्क इन्वेंट्री की वैल्यू में होगा उतना फ़र्क ही प्रॉफिट में होगा। सो 5,000 यूनिट्स की इन्वेंट्री है, 25,000 यूनिट्स बनाए, 20,000 सेल किए और पर यूनिट फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड हमने जो कैलकुलेट किया था वो ये 3 लाख फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है। इसको हमने डिवाइड कर दिया था, जितने यूनिट्स हमने बनाए हैं वो 25,000 हैं, तो पर यूनिट हमारा जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड निकला वो 12 का $12 का। तो जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंडर हमारे पास प्रॉफिट है वो फ़र्क है एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग से, और फ़र्क किस वजह से है, इन्वेंट्री की वैल्यू की वजह से, और इन्वेंट्री की वैल्यू में जो फ़र्क आ रहा है वो $12 पर यूनिट है। नंबर ऑफ यूनिट्स जो इन्वेंट्री में वो 5,000 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 इन्वेंट्री की वैल्यू में फ़र्क है। तो इन्वेंट्री अगर क्लोजिंग है तो हमने ये देखा कि एब्जॉर्प्शन क्लोजिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इन्वेंट्री की वैल्यू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ही ज़्यादा निकलती है बिकॉज उसमें पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा है। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज़्यादा होगा और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा। सो अगर हम पहुंचना चाहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट तक, तो हम इसमें जो एडजस्टमेंट है ऑफ द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर कर दें तो हमें मार्जिनल कॉस्टिंग का यानी जो वेरिएबल कॉस्टिंग है उसका प्रॉफिट मिल सकता है। एडजस्टमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ कॉस्ट इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो कितना डिफरेंस है आपके पास इन्वेंट्री की वैल्यू में, वो हमें पता है 5,000 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 12 पर यूनिट का फ़र्क है तो 60,000। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से आप मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं, वेरिएबल कॉस्टिंग के प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं बाय मेकिंग एन एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू डिफरेंस इन योर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट 1,30,000।
में से 60 अगर माइनस कर देंगे तो आपका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो 70,000 है। और अगर फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में चेंज कर दूँ कि ये क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, इंस्टेड ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, तो मैं अगर आपके सामने रखूँ ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी 1,50,000 मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, यहाँ से मैं ज़ीरो कर दूँ, फ़र्ज़ कर लें 1,50,000 अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ तो 1,50,000 की वजह से मेरा ये वाला जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है प्रॉफिट, ये कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा? बिकॉज ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए ऐड होती है, जिससे कॉस्ट बढ़ जाती है और प्रॉफिट कम हो जाता है। तो अगर मेरे पास ये ओपनिंग इन्वेंट्री है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट है, तो व्हाट आई हैव टू डू, अगर है तो, मेरे पास अभी है नहीं लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर है तो मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कॉस्ट की, वो ओपनिंग इन्वेंट्री की भी करूँगा, लेकिन ओपनिंग इन्वेंट्री की जो कॉस्ट की एडजस्टमेंट है उसकी वजह से मेरा एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम आया हुआ है एंड आई वांट टू रीच टू द वेरिएबल कॉस्टिंग प्रॉफिट, तो मुझे वो जो डिफरेंस है वो इसमें ऐड करना पड़ेगा जितना भी वो बनता है। चलिए मैं वैल्यूज़, अगर ये 60,000 है, मैं इसमें अगर ये ऐड करूँगा तो मैं उस प्रॉफिट तक पहुँच सकता हूँ। मैं अब दोनों इन्वेंट्रीज़ यहाँ पे रख देता हूँ। मैंने अभी रखा ये 5,000 यूनिट्स इन्वेंट्री के, अभी मैं 5,000 यूनिट्स इन्वेंट्री के हैं, क्लोजिंग में दोबारा कर रहा हूँ जी 1,50,000 के, और जो ओपनिंग में यूनिट्स हैं वो 1,000 यूनिट्स हैं, 1,000 यूनिट्स, और एक यूनिट की वैल्यू जो है वो हमारी मिसाल के अंदर 30 बनती है। जी ये कैलकुलेट हुआ है, तो 1,000 इंटू अगर 30 करेंगे तो ये 30,000 होगा। सो ओपनिंग इन्वेंट्री बी है और क्लोजिंग इन्वेंट्री बी है, तो सेम है। अगर हम यहाँ पे भी कर लें, यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मैंने लिखी हुई है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री 1,000 यूनिट्स है और यहाँ पे इन्वेंट्री की वैल्यू 18 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 18 करेंगे तो 18,000 है। सो दोनों इन्वेंट्रीज मौजूद है, ओपनिंग इन्वेंट्री भी मौजूद है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मौजूद है। हम शॉर्टकट भी ले सकते हैं। शॉर्टकट क्या है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। अभी मैंने जो 1 बाय 1 समझाया, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री है तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम होगा, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री है तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर दोनों इन्वेंट्रीज हैं तो दोनों इन्वेंट्रीज होने की सूरत में हमें देखना है कि कौन सी इन्वेंट्री ज़्यादा है, किसका इफेक्ट डोमिनेट करेगा। यानी ओपनिंग इन्वेंट्री 1,000 यूनिट्स की है और क्लोजिंग इन्वेंट्री 5,000 यूनिट्स की है, इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री का इफेक्ट डोमिनेट करेगा। 1,000 का इफेक्ट तो 1,000 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 1,000 यूनिट से इन्वेंट्री ओपनिंग की वैल्यू ज़्यादा होगी, 1,000 यूनिट्स क्लोजिंग में भी है उससे क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू इक्वली ज़्यादा इक्वली कम हो रही है तो वो फ़र्क नलीफाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर 1,000 और 5,000 यूनिट्स का डिफरेंस लें, वो 4,000 यूनिट्स बनता है। 4,000 यूनिट्स ज़्यादा हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री में, 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 आपकी कॉस्ट है, तो 48,000 आप मल्टीप्लाई करें तो 48,000 का प्रॉफिट में फ़र्क होगा। अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं 1 लाख प्रॉफिट है एब्जॉर्प्शन का और मार्जिनल का प्रॉफिट है 52,000, तो ये फ़र्क 48 का ही है। अब फ़र्क 48 का है, लेकिन किसका प्रॉफिट ज़्यादा है, एब्जॉर्प्शन का। उसकी रीज़न क्या है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है, इसकी वजह से क्लोजिंग इन्वेंट्री का इफेक्ट डोमिनेट करेगा। तो अगर हमें ये वाला प्रॉफिट दिया जाए और हमें कहा जाए कि मार्जिनल कॉस्टिंग का विदाउट प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप प्रॉफिट पता करें, तो हम पता कर सकते हैं बाय मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। एडजस्टमेंट ओपनिंग इन्वेंट्री की और क्लोजिंग इन्वेंट्री की दोनों की कर दें। क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है, जो उसमें फिक्स ओवरहेड है, पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री 5,000 यूनिट्स है मल्टीप्लाइड बाय 12, ये इसके अंदर से माइनस हो जाएगा। और जो ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है 1,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 12 फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो है, जो फसाद की जड़ है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिज़ल्ट हमारा फिर निकलेगा वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट को आप रिकंसाइल भी कर सकते हैं। अगर आपको दोनों बना लिया और आप चेक करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। जी इसको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। आप रिकंसाइल कर रहे हैं दोनों प्रॉफिट्स को
एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट को मार्जिनल के साथ, अगर एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट मौजूद है तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो एडजस्टमेंट है वो माइनस करें और ओपनिंग की ऐड कर दें, और वाइस वर्सा अगर आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री वेरिएबल कॉस्टिंग का प्रॉफिट मौजूद है, यू नीड टू कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट या रिकंसाइल करना चाहते हैं, तो आप ये जो ऐड हुई है और जो लेस हुई है ये एडजस्टमेंट रिवर्स ऑर्डर में कर लें तो यू कैन कम अप विद द प्रॉफिट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये रिकंसिलिएशन है, दोनों इन्वेंट्रीज मौजूद हों। अभी इस सवाल में सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, मैंने उसको लेके ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों आपके सामने रखा और रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट मैंने आपके सामने शेयर की है। अब अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। रीज़ी आप ये कह रही हैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। जी बिल्कुल मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी। अभी अगर किसी ने जी आप बोलिए। अभी भी आपकी आवाज़ अच्छा बहुत कट के आ रही है। शायद आपने फिर हैंड रेज किया हुआ है, आप बता दें आपका सवाल है। सर आवाज आ रही है सर मेरी आपको? जी शायद आपकी आवाज़ आ रही है। रीज़ी आप टाइप करके क्वेश्चन पूछ लें क्योंकि आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही। जी शायद साहब बोलें। सर मेरा एक क्वेश्चन था, आपने कल बताया था कि जो वेरिएबल कॉस्टिंग है ना वो इंटरनल यूज के लिए होती है, जो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट होती है ना वो एक्सटर्नल यूज के लिए होती है। जी एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए जी जो जी सर। पब्लिकली इंफॉर्मेशन हमने प्रिपेयर करनी होती है उसके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज़ की जाती है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड को ही यूज़ किया जाता है। वेयर एज जब आप इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए चीज़ें जी सर। कैलकुलेट कर रहे होते हैं फॉर मेकिंग डिसीजंस कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, उस सूरत हाल में आप ये वेरिएबल कॉस्टिंग का मेथड यूज़ करें। इसको अभी हमने डिसीजन मेकिंग से लिंक करना है। अभी तो हम सिर्फ टेम्पलेट समझ रहे हैं, ये समझ आ गया तो इसके जी बाद हम इसको डिसीजन मेकिंग से लिंक करेंगे। अब आप कंटिन्यू जी करें सवाल अपना। सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो इंटरनल में यूज वो भी तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी तो कर सकते हैं ना सर, अगर जी जो कर सकते वेरिएबल। हैं जेंटलमैन, मार नहीं रही वो हमें, हम कर जी जी सकते सर। हैं, लेकिन अगर उससे हमारा मकसद पूरा नहीं होगा तो हम मकसद पूरा नहीं हो रहा तो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी जनरेट कर सकते हैं। चलिए आप जी मेरे सर। साथ रहिएगा। आप कहीं प्रैक्टिकली काम करते हैं कहीं पे या नहीं करते? सर अभी रिसेंटली मैंने लीव किया, रिजाइन किया जॉब से, तो चलें अभी फिलहाल कभी फ्री हूँ सर। चलें ये बताइए कभी कोई आपने एनुअल रिपोर्ट नामी चीज़ देखी है या नहीं? इस तरह की नहीं देखी सर। नहीं इस तरह की नहीं जेंटलमैन, मैं पूछ रहा हूँ किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखी है आपने या नहीं देखी? नहीं देखी सर, वो नहीं देखी सर कभी। ओह आप तो बड़े जालिम आदमी हैं। बहरहाल अगर आप वो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि देखिए ज़रूरत ईजाद की वालदा मोहतरमा है, अगर आपने सुना हो तो। ये सुना है? जी सर बिल्कुल सुना अच्छा है। जी, अगर आपने ये सुना है तो ये ज़हन में रखें कि अगर एक चीज़ से हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होगी तो हम उससे अगली चीज़ को डेवलप करेंगे। ठीक, जी सर ये बिल्कुल सर। नहीं है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग गलत है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से इंफॉर्मेशन नीड्स हमारी फुल फ्लैज पूरी नहीं हो रही थी, जी सर ठीक है चूंकि सर। नहीं पूरी हो रही थी तो हमने अगली चीज़ को डेवलप कर लिया। अब ये अगली चीज़ अगर आपने पिछले लेक्चर सुने हैं तो जब जी तक आप कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स वाली कैटेगरीज में क्लासिफाई नहीं कर लेते यू आर जी सर। अनएबल टू कैलकुलेट कि आपका ब्रेक इवन क्या होगा, जी यानी सर। बॉटम लाइन क्या है जो आप अपने वर्कर्स के सामने रखेंगे। अगर इससे नीचे गए भाई कंपनी डूब जाएगी और आप भी डूब जाएंगे। जी और सर आप बिल्कुल। अपर लिमिट भी सामने रखेंगे अपने वर्कर्स के, सेल्स टीम के, जनाब ये टारगेट है बिकॉज हमने एक प्रॉफिट टारगेट का तयन किया जी और सर। उसकी बुनियाद पे अपनी टीम को टारगेट्स दे रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे ये सारी कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन कन्वेंशनल कॉस्टिंग जो आप कर रहे हैं उसकी बुनियाद पे आप कर सकेंगे, तो जवाब नहीं में है, नहीं कर बिल्कुल पा सर। रहे। जी सर। इसीलिए ये चीज़ डेवलप होगी और आप मजीद आगे भी जाएगी, इसके मजीद फ़वाइद हमें सामने आएंगे। जी ये सर। हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो जो नीड्स है उसको कंप्लाई नहीं कर रही। आपने असल में पता नहीं शुरू वाले लेक्चर सुने हैं या नहीं, अगर आप रिकॉर्डिंग भी सुन लें तो शायद बेहतर हो जाए। सुने मैंने हैं सर, शुरू सुने में हैं जी आपको सर। बताया था एब्जॉर्ब जो फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फ़र्क।
जी सर बिल्कुल। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं वो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल यूजर्स की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन एक्सटर्नल यूजर्स की इंफॉर्मेशन नीड्स उससे पूरी नहीं होती, जी ज्यादा सर हैं। बिल्कुल चूंकि सर, ऐसे ही है। ज्यादा हैं तो इसलिए हमने कहा कुछ ऐसी रिपोर्ट्स की बनेंगी जो प्योरली फॉर मैनेजमेंट होंगी, इसीलिए उसे अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है, जी सर। तो हम इसको ठीक है सर। एब्जॉर्प्शन को गलत बिल्कुल नहीं कह रहे, ये बिल्कुल ठीक है, चल रहा है। जी फाइनेंशियल जी सर। अकाउंटिंग या रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स मानते हैं इसको और जी इसी जी सर। तरीके से चलेगा, बट इंटरनली व्हेन वी आर गोइंग टू डिसाइड समथिंग तो हमें कुछ ओवर एंड अबव सोचना पड़ता है, उससे हट के भी सोचना पड़ता है। अभी जब मैं इसको जी जी लिंक करूंगा ना डिसीजन मेकिंग से तो जी इंशाल्लाह जी थोड़ा सर। सा मजीद अफाका होगा, थोड़ा सा मजीद जी फर्क सर। पड़ेगा। जी सर बिल्कुल। थैंक यू ठीक सर। है जी, अभी थैंक यू। रिकंसिलिएशन जो मैंने बात बताई है वो समझ आ गई आपको? जी सर। चलें, दैट्स ग्रेट। कोई थैंक और यू। सवाल है तो मैं उसका जवाब दे दूं। अलीज़े आपने सवाल पूछा है, इफ़ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग कॉस्ट आर पीरियड कॉस्ट then we have taken why we have taken it on 20,000 units which are sold instead of 25 units produced। देखिए ये पीरियड कॉस्ट का मतलब क्या प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करना है? आप खुद अपने सवाल पे गौर कर लें, 25,000 यूनिट्स तो प्रोडक्शन है, तो इसका मतलब अगर प्रोडक्शन से रेलेवेंट ये कॉस्ट है तो फिर प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करें। लेकिन अगर ये कॉस्ट सेलिंग यूनिट से रेलेवेंट है, यानी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, तो प्राइमरीली तो ये फिर सेलिंग, अगर ये प्रोडक्शन से ही रेलेवेंट होती तो फिर ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट का कॉस्ट का पार्ट बन जाती, नहीं बन रही। इसीलिए नहीं बन रही बिकॉज ये प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट नहीं है। और यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉस्ट इनकर हो रही होती है वो इस तरह पर यूनिट तो नहीं इनकर हो रही होती है। आप खुद समझें कि हमने एडवर्टीजमेंट के लिए जो पैसा स्पेंड किया, हमने जो शोरूम जो हमारा डिस्प्ले सेंटर है वो रेंट पे लिया हुआ है एंड ऑल दैट, जो सेल्समैन को सैलरी दे रहे हैं, जो सेल्समैन को कमीशन दे रहे हैं, वो तमाम के तमाम जितना एक्सपेंस हो रहा है उस एक्सपेंस की बुनियाद पे आप उसका टोटल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं। अगर उसको पर यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें तो जितने यूनिट्स बेचे हैं उससे डिवाइड करेंगे ताकि हमें पता चले इतने एक्सपेंस करके एक यूनिट के बदले में हमें कितने पैसे इनकर करना पड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब क्लियर हो गया होगा। बहरहाल अगर फिर भी सवाल है तो आप हैंड रेज करके भी पूछ सकते हो और ऐसे भी। जी, रिकन्सिलिएशन नबीला ने कहा दोबारा बता दें, मैं दोबारा बता देता हूँ। हम डायरेक्टली ओपनिंग एंड क्लोजिंग का नेट डिफरेंस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं सलमान साहब, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने शॉर्टकट बताया ऐसे भी कर सकते हैं। मैं रिकन्सिलिएशन दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर आपके सामने दोबारा ये चीज़ रख देता हूँ। देखें, मेरे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस बना हुआ है, या मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये बताया गया कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट एक जो है वो 1 लाख रुपया है, 1 लाख। मुझे यूनिट्स बताए जा रहे हैं ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर। जी, मुझे यूनिट्स बताए गए हैं ओपनिंग इन्वेंट्री में मेरे पास 1000 यूनिट्स हैं और 5000 क्लोजिंग इन्वेंट्री में यूनिट्स हैं और 12 पर यूनिट फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है। ठीक, दो तरीके में आप दो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, पर यूनिट फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। जी देखिए, एक तो ये है कि मुझे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के सारा दिया हुआ था। मैंने कहा जी मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे ये बता दिया कि प्रॉफिट ये है, ये मेरे ओपनिंग इन्वेंट्री में यूनिट्स हैं, जी ये मेरे ओपनिंग इन्वेंट्री में यूनिट्स हैं और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री में यूनिट्स हैं। फाइन जी, तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री में यूनिट्स हैं और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री में यूनिट्स हैं। आई हैव बीन आस्क्ड, मुझे ये कहा गया है कि बताएं इस इंफॉर्मेशन से व्हाट विल बी द प्रॉफिट अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग। फाइन, अब आपने पहले लॉजिक समझनी है। मैं अभी फिलहाल अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास ये ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है। अब आप ज़रा समझिएगा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री है सिर्फ। क्लोजिंग इन्वेंट्री में जितने यूनिट्स हैं उसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो 60,000 60,000 बनता है। इसका मतलब 60,000 ही प्रॉफिट में फ़र्क होगा। और किस सिस्टम का प्रॉफिट ज़्यादा होगा ये समझाने के लिए मैंने बार बार बोला, और फिर समझ लें कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट जब करते हैं वो माइनस होती है। ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री माइनस होती है। अब आप लॉजिकली समझें, जब ज़्यादा वैल्यू कॉस्ट में से माइनस की जाएगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम निकलेगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम निकलेगी तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा।
सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 12 रुपए ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वेरिएबल कॉस्टिंग। सो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जो का प्रॉफिट जो है वो 5,000 ज़रब 12 यानी 60,000 से ज़्यादा निकल रहा है एज कम्पेयर टू वेरिएबल कॉस्टिंग। तो अगर हम वो वेरिएबल कॉस्टिंग का प्रॉफिट पता करना चाहते हैं तो उसका मतलब हमें क्या करना चाहिए कि ये जो हमारा प्रॉफिट है इसमें से जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी इन्वेंट्री में जितना फ़र्क है वो उसको माइनस कर दें। मैं अगर वो माइनस करूं तो वो ये बनेगा मेरे पास कि 5,000 यूनिट्स हैं मेरे पास और इन्वेंट्री की वैल्यू में फ़र्क 12 रुपए की वजह से है तो 60,000 का फ़र्क है। तो उसका मतलब फॉर श्योर मेरा जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट अगर 1 लाख है तो वेरिएबल कॉस्टिंग का प्रॉफिट 40,000 होगा। अब मैं इसको दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ कि ये क्लोजिंग नहीं है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ। चलें, मेरे पास सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद है। अब मैंने इसको अज्यूम कर लिया। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री है तो ओपनिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन देखें, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट के अंदर ऐड हो रही है। जब ये कॉस्ट में ऐड होगी, ज़्यादा वैल्यू ऐड होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा आएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इन्वेंट्री की वैल्यू 12 ज़रब 1,000 यूनिट ज़्यादा है, यानी 12,000 ज़्यादा है। अगर ये 12,000 ज़्यादा है तो इसका मतलब 12,000 ज़्यादा होने की वजह से ओपनिंग इन्वेंट्री एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गई और प्रॉफिट कम हो गया। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन का कम होगा। तो ये 1 लाख में से अगर ये 12,000 ऐड कर देंगे तो हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं। और अगर हम दोनों को ले लें तो हम रिकनसाइल कर रहे हैं 5,000 ज़रब 12 60,000 का फ़र्क है और 1,000 ज़रब 12,000 का फ़र्क है तो 52,000। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे सामने बने हुए थे 1 लाख और ये हमने कैलकुलेट भी किया हुआ है 52,000 है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू में जितना फ़र्क है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू में जितना फ़र्क है उसकी एडजस्टमेंट कर दें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट में तो आप वेरिएबल कॉस्टिंग के प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे, या वाइस वर्सा वेरिएबल कॉस्टिंग के प्रॉफिट में वो एडजस्टमेंट कर दें। अब मेरे दोस्त ने पूछा, ये तो स्टेप वाइज तरीकाकार है, शॉर्टकट जो मैंने बताया वो ये है कि देखें ओपनिंग इन्वेंट्री 1000 यूनिट्स की है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 5,000 यूनिट्स की है। फाइन, ओपनिंग इन्वेंट्री एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट को कम कर रही है, क्लोजिंग इन्वेंट्री एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट को बढ़ा रही है। अगर दोनों 5-5 हज़ार की उधर ये देखें, बोथ इन्वेंट्री ज़रब 5,000, उसका मतलब 5,000 ज़रब 12 60,000, 5,000 ज़रब 12 अगेन 60,000। तो इसका मतलब अगर एक ही जितना इन्वेंट्री को ये दोनों चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं, 60,000 से प्रॉफिट ज़्यादा भी हो रहा है एब्जॉर्प्शन का, 60,000 से कम भी हो रहा है, इतना ही वेरिएबल कॉस्टिंग का प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यूनिट्स ओपनिंग में 1,000 हैं, ओपनिंग में अगर 1,000 यूनिट्स हैं तो इसका मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री का जो इफेक्ट है वो कम है और क्लोजिंग इन्वेंट्री का इफेक्ट ज़्यादा है। तो यानी 1,000 यूनिट्स ओपनिंग में इसका इफेक्ट और क्लोजिंग 5,000 में से 1,000 का इफेक्ट तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैंने भी किया कि अगर ओपनिंग क्लोजिंग बराबर हो तो भी प्रॉफिट में फ़र्क नहीं होगा, लेकिन अगर ये दोनों के दोनों में फ़र्क है तो जिसके यूनिट्स ज़्यादा हैं उसका इफेक्ट डोमिनेट करेगा। ओपनिंग के यूनिट ज़्यादा हैं या क्लोजिंग के, तो क्लोजिंग के ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं ओपनिंग से? 4,000। तो इसका मतलब 4,000 जो यूनिट्स हैं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसका इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। 4,000 यूनिट्स को 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो 48,000 बनता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 48,000 ज़्यादा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। इसका मतलब आपका एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज़्यादा और वेरिएबल कॉस्टिंग का कम होगा। आप नेट भी कर सकते हैं, ऐड लेस 2 करने की बजाय लेस या ऐड कोई एक चीज़ बनेगी, एडजस्टमेंट इन ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट डिफरेंस, वो एडजस्ट कर लें तो भी प्रॉफिट आप रिकनसाइल कर सकते हैं। बोथ आर द ऑप्शन। एक चीज़ मैंने बताई कि आपके पास ये प्रॉफिट है और ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है और आप इसको ऐड लेस करके दूसरे प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं। नंबर 2, आपके पास ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस बने हुए हैं, आप इन दोनों को चेक करना चाहते हैं दैट वट एवर यू डिड वो सही किया आपने या गलत, तो ये रिकनसाइल करके भी इसको साबित किया जा सकता है। जी, यहाँ तक अगर कोई बात में कोई सवाल है तो आप पूछ लें रिकन्सिलिएशन के हवाले से। जी मोइन खान आप पूछिएगा। जी मोइन खान आप बात कर सकते हैं।
मोइन खान साहब आप बात कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जो क्लोज ओपनिंग इन्वेंट्री होगी वो पिछले पीरियड की होगी, फाइनेंस पिछले जी जो शाबाश, हमारा अच्छा फाइनेंस। सवाल है, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, मैं जवाब दे जी देता हूँ। इसकी ठीक। एजम्पशन हमारी यही है कि हमारी इन्फ्लेशन प्रिवेल नहीं कर रही, इस वजह से जितनी पर यूनिट कॉस्ट पिछले पीरियड में थी उतनी ही इस पीरियड में है, ये एजम्पशन है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, यही पूछना था। अगर ये एजम्पशन ना लें तो फिर आपकी बात दुरुस्त है, जो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो लास्ट ईयर के पीरियड की थी, उस वक्त हो सकता है कि पर यूनिट कॉस्ट कुछ और हो, डिफरेंट लेकिन हो, हम यस ये सर। हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो सेम है, ये एजम्पशन है इस तरह से। ठीक है जी, थैंक यू सर। जी वेलकम। और जनाब राजा सद्दाम साहब। जी राजा सद्दाम, वालेकुम अस्सलाम। सर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में पूछा गया हो, वेरिएबल कॉस्टिंग टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जी चलें, अब आपके सामने है, मैं इसी को आपके सामने दोबारा लिखता हूँ, अब आप मुझे लिखवाएंगे। देखें, ये लें जी, अभी ये ऐसे लिखा हुआ है, मैं अगर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की बजाय वेरिएबल कॉस्टिंग कर दूँ, ऐसा ही है जी, जी जी और इसका मतलब मैं वेरिएबल कॉस्टिंग के प्रॉफिट को देख रहा हूँ, मुझे वेरिएबल कॉस्टिंग का प्रॉफिट 52,000 दिया हुआ है। ठीक है जी, जी जी ठीक है, अगर वेरिएबल कॉस्टिंग का प्रॉफिट मेरे पास 52,000 है, मैं यहाँ से अगर इसको देखें, अगर रिवर्स में इस तक पहुँचना चाहूँ तो मैंने 1 से 52 निकाला, और 1 से 52 कैसे निकाला, उसमें से 60 लेस किया है मैंने, और मैंने 12 ऐड किया है। अगर मैं 52,000 से 1 लाख तक जाना चाहूँ तो व्हाट आई हैव टू डू, 52 में मुझे जो मैंने पहले फंक्शन परफॉर्म किया है ऐड वाला, मुझे उसको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी मुझे उसको लेस करना पड़ेगा, और जो लेस वाला फंक्शन परफॉर्म किया है वो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, यानी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपली अगर ये चेंज कर दूँ सिंपलिसिटी के लिए, तो भी बात समझ आ जानी चाहिए, अदरवाइज मैं लॉजिकली भी बता देता हूँ। देखें, अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँ 60,000 मैंने ऐड करना है और 12,000 मैंने लेस करना है, तो 52,000 प्लस 60,000 माइनस 12,000, तो ये 1 लाख बन जाएगा। राजा साहब ये बात समझ आई, इतनी इतनी भी मोटी मोटी। जी जी सर। चलें, अब इसको मैं लॉजिकली अगर आपके सामने रखूं, तो मैंने एक स्टेटमेंट बोली कि क्लोजिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, फाइन। जी जी सर। तो मेरे पास प्रॉफिट मौजूद है वेरिएबल कॉस्टिंग का, ठीक है, अगर वेरिएबल कॉस्टिंग का प्रॉफिट मौजूद है और क्लोजिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा होगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो मैं अगर वेरिएबल से एब्जॉर्प्शन की तरफ जाना चाहता हूँ, तो जितना एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट इन्वेंट्री की वैल्यू की वजह से ज़्यादा होगा, मुझे वो इसमें ऐड कर देना चाहिए। जी सर। ठीक है, और क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट से इन्वर्स रिलेशनशिप है, ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा होगी एब्जॉर्प्शन में, अगर इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में उस इन्वेंट्री वैल्यू की वजह से कम हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास वेरिएबल कॉस्टिंग का प्रॉफिट है और मुझे एब्जॉर्प्शन की तरफ जाना है, तो मैं वो जितना उसका कम होगा प्रॉफिट वो इसमें से माइनस कर देता हूँ। तो मैं इससे स्टार्ट कर लूँ या उससे स्टार्ट कर लूँ, बात एक ही है, इसीलिए इसको रिकंसाइल करना कहा जाता है, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, इसे ही रिकंसिलिएशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? जी सर। दैट्स ग्रेट। ऐसा कोई और सवाल, एनी अदर क्वेश्चन जी? तो अगर ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अगर इफ़ आई कैन आस्क यू कि अगर आपने नहीं किए तो आज की तारीख में अगर आप ये कर लें तो हम इसको डिसीजन मेकिंग से रिलेट करने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। एक छोटी सी चीज़ और भी है यहाँ पे, वो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन इट्स मोर देन अप्रोप्रिएट के भी आप इसकी कुछ प्रैक्टिस करें। मैं किताब से कुछ क्वेश्चंस दोबारा आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ, ताकि आप देखें कि बुक में मोर और लेस इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, और अगर आप उनको सॉल्व करेंगे तो आई होप कि आपकी ज़रा बेहतर ग्रिप हो जाएगी इन चीज़ों पे, क्योंकि ये ग्रिप जब तक नहीं होगी तो हम उसको डिसीजन मेकिंग से उस तरह लिंक नहीं कर पाएंगे। जी अली, आसिफ अली, जी आसिफ अली आप बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर असल में मेरी पहली क्लास थी कल, तो मेरे पास बुक नहीं है, बुक शेयर कर दीजिएगा जरा मुझे। जी ये बुक अली अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर किताब दोबारा शेयर कर दीजिएगा। मैं ठीक है जी। नंबर सर मुझे बता दीजिएगा, मेरे पास ग्रुप अ, क्योंकि मैं ऐड नहीं हूँ। अली आप जरा हैंड करें रेज, अपना नंबर बताइएगा। अली खान CR क्लास में जो हैं मौजूद हैं क्लास में। अली खान, अच्छा जी अभी नहीं है आई थिंक। कोई ग्रुप में से देख के, अगर व्हाट्सएप वाले ग्रुप से देख के बता सकते हैं या मुझे खोलना पड़ेगा जी, एक सेकंड रुकिएगा। जी आप नंबर नोट कर लीजिएगा 0322 0322 423 423 2921। 2921। थैंक ठीक यू है सर। जी, इनको टेक्स्ट कर 0322 दीजिएगा वो आपसे। जी जी 4232921। जी, इनको टेक्स्ट कर दीजिएगा, ये आपको व्हाट्सएप किताब भी वैसे शेयर कर देंगे, अदरवाइज आपको ग्रुप में ऐड करके ग्रुप में दोबारा सारा मटेरियल शेयर कर देंगे। ठीक है जी, राइट सर, थैंक यू सर, थैंक चलिए यू। वेलकम जी। ओके, मैं जी अभी जो डिस्कशन हुई है उसी के लाइट में अब आपके सामने ये शॉर्टकट है, ये देखिएगा एक सवाल आपके सामने एक नज़र आ रहा होगा, रिकन्सिलिएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड वेरिएबल कॉस्टिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम्स। Company manufactures heavy-duty street lighting system for municipalities. The company uses variable costing for internal management reports and absorption costing for external reports to the shareholders, creditors, and government. The company has provided the following data. इन्वेंट्रीज बताई हुई हैं, अब आप ये देख लीजिएगा ईयर 1 2 3 ऑनवर्ड ये सारी बात चलेगी। ये अच्छा क्वेश्चन है आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए, और हम क्विकली इसको समझ सकते हैं। ये देखें, वेरिएबल कॉस्टिंग की नेट ऑपरेटिंग इनकम बताई गई है। फाइन, ईयर बाय ईयर देख रहे हैं, हमें वेरिएबल कॉस्टिंग की नेट ऑपरेटिंग इनकम बताई है 1080, और हमें बिगिनिंग यूनिट्स बताए गए हैं और कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा जी फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट जो है वो 560 का फॉर ऑल 3 इयर्स, 560 का। नंबर 1 क्वेश्चन, जिनकी आवाज़ अनम्यूट है वो सवाल का जवाब दे सकते हैं। 200 यूनिट ओपनिंग है, अगर 200 ही क्लोजिंग हो, यानी 200 यूनिट ओपनिंग 200 ही क्लोजिंग हो, इफ देयर इज नो इन्वेंट्री तो भी प्रॉफिट में फर्क नहीं होगा, और अगर सेम इन्वेंट्री हो ओपनिंग क्लोजिंग तो भी प्रॉफिट में फर्क नहीं होगा। बट यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री 200 यूनिट है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 170 यूनिट है। तो क्वेश्चन इज दिस कि क्या प्रॉफिट दोनों सिस्टम के सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। जिनकी मैंने अलाउ किया हुआ वो आवाज़ से बात कर सकते हैं, वो बता दें प्रॉफिट सेम होगा या डिफरेंट होगा। नहीं होगा सेम सर। सेम नहीं होगा, फाइन। अब अगला सवाल, दोनों सिस्टम के प्रॉफिट में फ़र्क होगा अगर 200 यूनिट ओपनिंग है और 170 क्लोजिंग है। हम ज़रा शॉर्टकट लेते हैं, अगर 170 ही ओपनिंग और 170 ही क्लोजिंग हो तो 170 की वजह से एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, 170 यूनिट्स की वजह से ही वो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसका मतलब 170 का इफेक्ट तो 170 से कैंसिल हो जाएगा। जो इफेक्ट डोमिनेट करेगा वो सिर्फ 30 यूनिट का करेगा। अब ये बताया कि कौन सी इन्वेंट्री डोमिनेट कर रही है, ओपनिंग इन्वेंट्री डोमिनेट कर रही है या क्लोजिंग डोमिनेट कर रही है। ओपनिंग कर रही है सर। ओपनिंग कर रही है। कितने एक्स्ट्रा यूनिट है ओपनिंग के अंदर? 30। 30 को मल्टीप्लाई कर लें फिक्स ओवरहेड पर यूनिट के साथ, 560 बनता है जी, ऐसे ही है, जी 560 बताया ऐसे ही है। है। तो 16,800 रुपए का प्रॉफिट में फर्क होगा। फाइन। अब अगली यस बात, आपसे पूछा गया कि बताएं एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कितना होगा। अब आपने ये देखना है, अगर एंडिंग का इफेक्ट डोमिनेट कर रहा हो तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लेकिन अगर ओपनिंग का इफेक्ट डोमिनेट कर रहा हो तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम होगा। तो जितना फ़र्क आपने निकाला 16,800, इस 16,800 का फ़र्क आपके प्रॉफिट में होगा, और आपका वेरिएबल कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज़्यादा है जबकि एब्जॉर्प्शन का कम होगा। तो अगर आप एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट तक पहुंचना चाहते हैं तो 10,80,400 में से 16,800 माइनस कर दें, यू कैन कम अप विद वेरिएबल कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट। समझ आ रही जी बात? यस सर। चलिए अब दूसरे वाला ईयर देखें। दूसरे वाले ईयर के अंदर ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है अगले के लिए ओपनिंग बन गई 170 और 180। नंबर क्वेश्चन नंबर 1 अगेन भैया, क्या प्रॉफिट सेम होगा? तो जवाब यस या नो? नो। नो।
प्रॉफिट फर्क होगा, कौन सी इन्वेंट्री का इफेक्ट डोमिनेट करेगा? एंडिंग का, अगर क्लोजिंग का इफेक्ट डोमिनेट करेगा तो किस सिस्टम का प्रॉफिट ज्यादा होगा? एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन का। कितना ज्यादा होगा? 10 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 560। समझ आ रही है बात? यस नो जी? और आखिरी वाले ईयर में आ रही है 180 ओपनिंग इन्वेंट्री है, 220 क्लोजिंग है, कौन सी इन्वेंट्री का इफेक्ट डोमिनेट करेगा? एंडिंग का, एंडिंग का। कितने यूनिट्स थे? 40 40 मल्टीप्लाइड बाय 560, तो 22,400 प्रॉफिट ज़्यादा होगा। किसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा? एब्जॉर्प्शन का। तो वेरिएबल का आपके पास मौजूद है, आप इसमें ऐड कर लें डिफरेंस, तो आप उस प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं। मेरी सर, बात मेरा समझ एक पाए क्वेश्चन हैं? जी सर, जी सलाम साहब। ये वन वो बोल रहा है 200 यूनिट्स हैं और एंडिंग 170 है, जी रिमेनिंग बचेंगे 30, वो ऐड नहीं होंगे ये 2 में? 30 तो सेल हो गए ना सर, आप एंडिंग बिगिनिंग इन्वेंट्री। यूनिट्स। हाँ जी, तो ऐड हम क्या कर रहे हैं ज़रा ये बता दें। ओपनिंग इन्वेंट्री कितने यूनिट्स हैं? 200, जी ठीक है जी। और क्लोजिंग इन्वेंट्री में कितने यूनिट्स हैं? 170, ठीक। जी। बताएं, ओपनिंग इन्वेंट्री की वजह से प्रॉफिट पे डायरेक्ट इफेक्ट आता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ओपनिंग इन्वेंट्री का, या इन्वर्स? डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट होता है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ओपनिंग इन्वेंट्री का अगर आप ज़्यादा डायरेक्ट कह रहे हैं तो फिर आप गलत कह रहे हैं। आप ज़रा अपने वो प्रॉफिट एंड लॉस को रिकॉल करें। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होती है उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड होती है। अगर आप उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करेंगे और ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा निकलेगी। कॉस्ट ज़्यादा निकलेगी तो प्रॉफिट तो कम हो जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट से इन्वर्स रिलेशन होता है, और क्लोजिंग का डायरेक्ट। क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए माइनस हो रही होती है, तो ज़्यादा वैल्यू माइनस होगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो अब 200 यूनिट और 170 यूनिट में से 30 यूनिट ओपनिंग के हैं जो कि डोमिनेट कर रहे हैं। अगर 30 यूनिट ओपनिंग के डोमिनेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ओपनिंग का प्रॉफिट से इनवर्स रिलेशनशिप है, तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम होगा। तो ये 10,80,000 आपको वेरिएबल का प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर वेरिएबल कॉस्टिंग का प्रॉफिट है तो इससे एब्जॉर्प्शन तक पहुंचने के लिए वो 30 यूनिट मल्टीप्लाई उसको ऐड कर। समझ आ गई है बात जी? जी। चलो दैट्स ग्रेट जी। तो मैंने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि इतनी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके खुद प्रैक्टिस करने से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। हम इसको मज़ीद इंशाल्लाह डिसीजन मेकिंग से कल लिंक करेंगे, और जो सेगमेंट रिपोर्टिंग वाली इसमें बात आई हुई उसको भी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं बस सवाल जो 2 लोग करना चाह रहे हैं वो ले लेता हूँ। अब्बास रज़ा, आप सवाल कर लें। जी अब्बास, आप सवाल कर सकते हैं। जी मुझे आवाज़ आ रही है, बोलिएगा जेंटलमैन। सर इसी क्वेश्चन का जो डी पार्ट है वो समझाओ। जी इसी का डी पार्ट है। सॉरी बी सर। बी, हाउ मच फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट वाज डेफर्ड और रिलीज फ्रॉम इन्वेंट्री ड्यूरिंग ईयर 4। ये आप जो आप डिफरेंस निकाल रहे हैं वही इसका आंसर है। 560 इंटू यूनिट्स कितने हैं? 180 और सॉरी 180 और 220 का डिफरेंस 40 है। 40 इंटू 560 करेंगे तो ये 22,400 इसका आंसर है। ठीक है, 560 नंबर पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है, और जितने नेट आपका चेंज आ रहा है इन्वेंट्री में उससे मल्टीप्लाई किया मैंने। जी अब मैं कुछ टाइप हुए सवाल हैं वो ले लेता हूँ। रियाब आपने पूछा है सेगमेंट वाले शामिल हैं? जी शामिल हैं, इसको हम करेंगे इंशाल्लाह, कल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सलमान साहब कैलकुलेशन दिखाइए आपने। फर्स्ट केस में कैसे करेंगे? तो मैंने फ़र्स्ट केस तो बता दिया और अभी दोबारा भी बता दिया जी। ठीक है जी, ओके। इफ़ देयर इज़ नो अदर क्वेश्चन तो हम जी शायद आप सवाल कर लें जेंटलमैन। सर काइंडली रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो दोबारा समझा दें, रिवाइज करा दें एक दफा सर। जेंटलमैन मैं तो 2 दफ़ा करा चुका हूँ, अभी भी रिवाइज़ करानी है मैंने? सर थोड़ी समझ आई नहीं है सर। चलें आप थोड़ी सी पर आप थोड़ी सी अब आज जो मैं ये स्लाइड चीज़ें हैं ना ये शेयर कर देता हूँ अभी, जो कि जी टाइम भी सर। ख़त्म हो गया, तो आप पहले इसको एक दफ़ा खुद से करें और फिर जी मेरे से सर। दोबारा डिस्कस कर लीजिएगा। मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। नबीला आप सवाल ठीक पूछ लें। ठीक है, थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर मैंने ये पूछना था कि रिकंसिलिएशन में उसको हम 2 तरीकों से कर सकते हैं कि एक हम जो नंबर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उसको एफओएच से मल्टीप्लाई कर उनका टोटल लेके ऐड और माइनस कर दें, या जी हम जो यूनिट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिफरेंस है उसको लेके भी एफओएच से जी, करके ऐड यानी वो शॉर्टकट हो गया, वो हाँ शॉर्टकट हो जी। गया, बिल्कुल वो जरा सो हम दोनों तरीकों से कर सकते जी हैं। ऐसे ही, जी बिल्कुल ऐसे ओके ही। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। जी ओके जी, दैट्स ऑल फॉर द डे। मैंने जो एक्सेल फाइल है जिस पर मैंने ये सारी रिकंसिलिएशन वगैरह की है वो शेयर कर दी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक आपके पास मौजूद है, उससे करें और उनसे रेलेवेंट जो क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह उसको हम कल आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द डे।